जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आपको एक दफ़ा फिर कैफ टू के कोर्स में वेलकम। ये वीडियो काफ़ी लंबी ब्रेक के बाद मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करने जा रहा हूँ चैनल पर। लास्ट वीडियो आई थिंक मैंने अपलोड की थी ऑन चैप्टर 15, जो आपका असेसमेंट्स के रिलेटेड है। लाइक अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट ऑफ जजमेंट असेसमेंट, रिकॉर्ड्स कीपिंग एंड ऑडिट एक्सेट्रा के बारे में। वो थी अराउंड फरवरी 2023 में। तो कुछ सिलेबस का पोर्शन हमारा पेंडिंग है कैफ टू का, जिसमें आपको चैप्टर 16 है, रिटर्न अपील्स रेफरेंसेस एंड पिटिशन, इनकम टैक्स के पोर्शन में से। एंड इसके अलावा जो एक चीज़ छोटी सी पेंडिंग है वो आपकी चैप्टर 4 जो है आई कैप की बुक का, उसमें से कॉमन रूल्स, फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम एंड नॉर्मल टैक्स रिजीम पेंडिंग है। इसके अलावा एक और टॉपिक भी पेंडिंग है चैप्टर 4 में से, वो आपका है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, उसकी क्या टैक्सेशन होनी है वो हमने डिस्कस करना है। इसके बाद हमारा सेल्स टैक्स का पोर्शन रह जाएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वो आपका अपलोड कर दूं अराउंड 11-12, 11 और 12 अगस्त से पहले तक, ताकि आप अगर कुछ रिवाइज करना चाहते हैं सेल्स टैक्स में से या इनमें से जो पेंडिंग एरियाज हैं जो अभी तक मतलब अपलोड होने हैं, आप वो उसमें से रिवाइज कर लें। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 है, अपील्स रेफरेंसेस एंड पिटिशन। इसको समझने से पहले थोड़ा बहुत आपको चैप्टर 14 एंड 15 रिवाइज करा देता हूँ। चैप्टर 14 जो है आपका है वो रिटर्न्स का, इनकम टैक्स रिटर्न किस किस ने फाइल करनी है, कब फाइल करनी है, कब आपको कमिश्नर कह सकते हैं रिटर्न फाइल करने का कि हाँ जी रिटर्न बंदा फाइल करे, आप रिटर्न रिवाइज कब कर सकते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है, वेल्थ स्टेटमेंट किस तरह से फाइल करनी होती है, सारा कुछ हम चैप्टर 14 में पढ़ कर आए। फिर चैप्टर 15 में था कि हमारी फाइल की हुई रिटर्न में से हम हमसे कमिश्नर या एफपीआर कब कुछ चीजें मांग सकता है, लाइक कब असेसमेंट कर सकता है और कितने टाइप की असेसमेंट होती है, एंड कौन सी अथॉरिटी, कौन सा रैंक ऑफिसर एक किसी सेक्शन के अंदर या कौन सी असेसमेंट कर सकता है, एंड कितने डेज के अंदर उस असेसमेंट का उसने ऑर्डर देना होता है, मीन्स फैसला करना होता है कि क्या मेरी रिटर्न ठीक थी या गलत थी। अगर वो कहता है, लाइक अगर उसका डिसीजन होगा असेसमेंट के अंदर चैप्टर 15 के अंदर, अगर वो डिसीजन टैक्स पेयर के अगेंस्ट है, तो नेक्स्ट ऑप्शन टैक्स पेयर के पास कुछ तो होना चाहिए कि उसके पास कोई तो फोरम हो जिस फोरम पर जाकर वो ये प्रूव करे कि जनाब मेरे पास एविडेंसेस हैं, जो कमिश्नर ने या जो एफबीआर के ऑफिसर ने ऑर्डर दिया है वो गलत है, वो अ, हकीकत पर मबनी नहीं है। तो आज के चैप्टर में हमने डिस्कस करना है कि ऐसे कौन से फॉर्म्स अवेलेबल हैं टैक्स पेयर के पास, अगर उसके अगेंस्ट डिसीजन आ जाए और वो उस डिसीजन के अगेंस्ट जाकर क्या करे, कहीं पर किसी पॉइंट पर किसी फॉरम के सामने पिटीशन फाइल करे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो टोटल आपको 4 फॉरम प्रोवाइड करता है। चैप्टर जो आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है वो आपका 4 फॉरम्स आपको प्रोवाइड करता है कि इन 4 फॉरम्स पर आप एक टैक्स पेयर एग्रीव्ड पार्टी क्या कर सकती है, जाकर अपील कर सकती है। सबसे पहला जो फोरम है वो आपका है कमिश्नर अपील का। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि कमिश्नर मेरे अगेंस्ट ऑर्डर कर रहा है, एंड दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ कि मैं कमिश्नर अपील के पास अपील करने जा रहा हूँ। तो इसलिए आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि जो आपका एफबीआर है, ठीक है, एफबीआर वो कह दें कि 2 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है। एक आपका है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जस्ट समझने के लिए, एंड दूसरा आपका है अपील्स डिपार्टमेंट। दोनों के अलग अलग फंक्शन है। फिर इसके आगे सब डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट कह दें कि आपने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। एक इसका है रेवेन्यू कलेक्शन का, एक इसका है इन्फोर्समेंट का, एक इसका है एडमिन का, एक इसका है लीगल का। ठीक है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है, असेसमेंट करता है चैप्टर 14 वाली, सॉरी चैप्टर 15 वाली। ठीक है, और वो आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास करता है। जो चैप्टर जो ये अपील वाला डिपार्टमेंट है, इसमें आपके कमिश्नर होते हैं, इसमें आपका सेल्स टैक्स का भी कमिश्नर होता है, आपका इनकम टैक्स का भी कमिश्नर अपील होता है, जिसके पास आप जाकर एलिमेंट जो भी आपका टैक्स लॉ है उसके अंडर आप जाकर अपील कर। ठीक है,
तो जब आप अपील फाइल करेंगे इसके पास जाकर, तो ये नोटिस इशू करेगा दोनों पार्टीज को। पहली पार्टी कौन है? मैं, जो जाकर अपील फाइल कर रहा है, ठीक है। एंड द सेकंड पार्टी इज रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिसर, कंसर्न कमिश्नर। अब यहाँ पर जो लीगल डिपार्टमेंट है, ये क्या करता है? अब जैसे मैं कह दो कि ये लीगल डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट का वकील बनकर हर जगह पर आ रहा होता है। ये कहाँ कहाँ पर किस तरह से आता है, हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। तो ये है वो वाला डिपार्टमेंट जो सिर्फ केसेस को देखता है, अपील्स को देखता है, जो टैक्स पेयर्स अपील फाइल करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये है आपका क्या, ये आपका है अपील, कमिश्नर अपील, ठीक है। इसके पास हमने कब फाइल करनी है अपील, क्या उसका प्रोसीजर है, क्या फीस है, कितने दिन की लिमिट है कि उस दिन उतने दिनों में मैंने अपील फाइल करनी है, वो हम आगे जाकर अभी डिस्कस करते हैं। जो मेरे पास सेकंड पोर्शन है, जो मेरे पास सेकंड फोरम है जहां पर जाकर मैं अपील करता हूँ, वो कब मैंने करनी है। आप अगर लोकल देखें कि अगर आप पहले जो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, उसमें आपका सेशन कोर्ट, हम सिंपली सेशन जज जो आपका होता है, अगर वो आपके अगेंस्ट डिसीजन देता है तो आप कहाँ जाते हैं? आप उससे अपर फोरम के पास जाते हैं। वो कौन सा है आपका? हाई कोर्ट है। सिमिलरली अगर कमिश्नर अपील के पास आपने अपील फाइल की है एंड आपके अगेंस्ट ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आपके अगेंस्ट आ गया, तो फिर नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है एपलेट ट्रिब्यूनल। इसका जो शॉर्ट फॉर्म यूज होती है, ATIR, एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। अगर आपका डिसीजन जो आपके अगेंस्ट आया है, कमिश्नर अपील ने भी आपके अगेंस्ट डिसीजन कर दिया है, तो फिर आप एपलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओगे। आप वहां जाकर क्या करोगे? अपील फाइल करोगे। एंड यहाँ पर जैसे नॉर्मली आपकी हियरिंग्स होती हैं, आपको अपील ट्रिब्यूनल क्या करेगा? नोटिस इशू करेगा हियरिंग का। आप जाओगे पहले में FPR के डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स के लीगल डिपार्टमेंट से, अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई FPR का ऑफिसर रहेगा, ठीक है। आप अपने अपने दलाइल दोगे, जो भी आपके ग्राउंड होंगे, जो आपके पास एविडेंसेस होंगे। तो फिर आपको अगर ATIR, एपलेट ट्राइब्यूनल, या तो डिसीजन आपके हक में करेगा या आपके अगेंस्ट करेगा। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर आपकी फेवर में डिसीजन आ गया। अब क्योंकि दूसरी जो पार्टी कौन सी है, FPR का डिपार्टमेंट है। अब क्योंकि FPR के अगेंस्ट डिसीजन आया है, तो अब FPR के पास राइट है कि वो हाई कोर्ट के पास जा सकता है, ठीक है। अब हाई कोर्ट में FPR का रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करेगा? एपलेट ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अगेंस्ट अपील फाइल करेगा। अब हाई कोर्ट क्या करता है? वो FPR के हक में डिसीजन दे देता है, आपके अगेंस्ट आ जाता है। फिर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या कर सकते हो? अपना जो है पिटीशन फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। ऐसा क्या प्रोसीजर है हर स्टेप के अंदर, सारा कुछ कैसे है वो हम डिस्कस करते हैं। एंड द नेक्स्ट लास्ट इज, इन चारों के अलावा आपको इनकम टैक्स लॉ एक और ऑप्शन भी देता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसको हम कह दें सिंपल वर्ड्स में सेटलमेंट, ठीक है। कि आपको डिफरेंट, आपने कमिश्नर को अपील की, आपने अपने ट्रिब्यूनल को अपील की, आपने हाई कोर्ट में अपील किया, आपको लग रहा है कि हाई कोर्ट भी आपके अगेंस्ट डिसीजन देगा, तो आप कहते हैं कि यार पैसा तो मैंने बाद में भी देना है, अब भी देना है। तो आप बोर्ड में क्या करते हो? एप्लीकेशन फाइल करते हो, ठीक है, कि जनाब मैं, आप क्या करें, एक कमेटी बनाएं, ठीक है, ADR की। एंड उसमें किस तरह कमेटी बनती है, वो किस तरह फंक्शन कर, किस तरह काम करेगी, किस तरह से डिसीजन करेगी, ठीक है, वो हम भी जाके डिस्कस करेंगे। तो इसमें जब आप इसके लिए अप्लाई कर दोगे, तो फिर आपको अपना कोर्ट जहां से जो केस है वो विड्रॉ करना पड़ता है। वो क्या प्रोसीजर है हम अभी आगे चलकर डिस्कस करते हैं। तो दिस इज हाउ अपील फंक्शन वर्क्स। तो चल लेट्स सी, अब देखते हैं कि हमारा जो सबसे पहला फॉरम है, जो हमारा है कमिश्नर अपील का। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपके पेपर में आ सकती है, अगर वो आपसे जस्ट लाइक नॉलेज रिप्रोड्यूस करवाना चाहे, सिंपल सी बात, कि कौन सी सरकमस्टांसेस हैं जिसमें अपील का ऑप्शन आपके पास आ सकता है। ये आपके पास 4-5 पॉइंट्स हैं, ये 4-5 पॉइंट्स आप क्रैम ना करें, आप जस्ट सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। आपको अगर पता है चैप्टर 15 में कौन कौन सी असेसमेंट पास कर सकता है FPR का ऑफिसर, तो उन असेसमेंट के अगेंस्ट आपके पास अपील का ऑप्शन राइज होता है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है, चैप्टर 15 में हमने डिटेल में डिस्कस किया था।
एक है अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट सेक्शन 122 एंड सब सेक्शन 5 के अंदर या सेक्शन 122 के अंदर, ठीक है, वो पास होती है। अब ये भी हम चैप्टर 15 के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसमें एन ऑर्डर होल्डिंग एन इंडिविजुअल पर्सनली लायबल टू पे द टैक्स अमाउंट ऑफ टैक्स विच वाज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड। अब ये जो इसकी डिटेल डिस्कशन है, अब मैं आपको रेफर कर देता हूँ। सेक्शन 149, 147, 153, 154 डिफरेंट सेक्शन हैं, जिनके अंडर आपने पेमेंट करते हुए आपने क्या करनी होता है, टैक्स काट कर गवर्नमेंट को जमा करवाना होता है। एंड बाकी पेमेंट आप अपने रेलेवेंट जो आपका सप्लायर होता है, आप उसको पेमेंट कर देते हो। अब ये जो सेक्शंस हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, जिसमें डिटेल वो नहीं पूछ सकता, इसलिए आपने सिर्फ ये मेमोराइज कर लेना है। आपका 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का, इसमें से क्वेश्चन 6 पॉइंट्स हैं। 6 नंबर का भी आ सकता है और 3 नंबर का भी आ सकता है। इस या तो 4 नंबर का नहीं आएगा क्योंकि 6 पॉइंट्स हैं। 3 का आएगा तो एक पॉइंट का 0.5 मार्क्स होंगे। अगर 6 मार्क्स का आएगा तो एक पॉइंट के 1 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट्स आपने डिस्कस पढ़ लेने में मेमोराइज कर लेने। अब आपके अगेंस्ट आपके अगेंस्ट आया डिसीजन एफबीआर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, ठीक है। अब आप उस डिसीजन के अगेंस्ट कब और किस टाइम अपील कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। फाइलिंग ऑफ अपील टू द कमिश्नर अपील्स। एनी पर्सन हु इज एग्रीव्ड बाय द एन ऑर्डर। अब एनी पर्सन मीन एनी इंडिविजुअल, एनी एओपी, एनी कंपनी, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड पर्सन यूज हो रहा है तो टैक्स वाला यूज हो रहा है। एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर पास बाय द कमिश्नर और टैक्सेशन ऑफिसर। कमिश्नर भी हो सकता है जो कि नॉर्मली BPS 20 आपको जो होता है, बेसिक पे स्केल आपको जो है 20वें स्केल का, ये आपका CSP ऑफिसर होता है, ठीक है। या टैक्सेशन ऑफिसर, ये असिस्टेंट कमिश्नर भी हो सकता है, डिप्टी कमिश्नर भी हो सकता है, एडिशनल कमिश्नर भी हो सकता है, इंस्पेक्टर भी हो सकता है। डिपेंड्स की मतलब कौन से सेक्शन के अंडर वो आपको ऑर्डर पास कर रहा है और उसके पास क्या अथॉरिटी, ठीक है। कैन फाइल द अपील बिफोर द कमिश्नर अपील्स। अब वो कह रहा है कि जो अपील है उन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है, अपने इनकम टैक्स रूल्स के अंदर। आपने वो फॉर्म्स, उस फॉर्म के ऊपर आपने वो फिल करना है, डिटेल जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है आपने फिल करनी है। अब वो सबमिट कराएंगे। आपने फिर साथ में ग्राउंड्स। अब ये ग्राउंड्स क्या होते हैं? ऑर्डर आया, ठीक है, उस ऑर्डर में कमिश्नर जो रेवेन्यू है या जो भी टैक्स ऑफिसर है उसने 4 पॉइंट्स पर आपको डिसअलाउ किया। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं इंडिविजुअल बिजनेस चला रहा हूँ, ठीक है। अब बिजनेस में आप अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएं, वहां पर सेक्शन 21 के अंदर इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। अब मैं कहता हूँ कि मैंने 25,000 से प्लस वाली अमाउंट कैश में पे की हुई, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि 25,000 से जो प्लस वाली अमाउंट है जो कैश तक की, वो मेरी मुझे डिसअलाउ हो जाएगी अगर मैं सैलरी पे करता हूँ। तो अब उसमें से एफबीआर ने क्या किया, जो टैक्स ऑफिसर था, उसको मैंने डाटा प्रोवाइड किया, जनाब ये मेरा ब्रेकअप है सैलरी का, ये मेरे इम्प्लॉइज थे, इनको मेरी मंथली इतनी सैलरी गई है, ये मैंने बैंक के थ्रू पे की है जो 25 प्लस की थी, और जो 25,000 से कम की थी मैंने कैश के थ्रू पे की। अब उससे कोई मिसकैलकुलेशन हो गई है, उसने गलत कैलकुलेशन किया है, गलत अमाउंट डिसअलाउ कर दी है। लेट्स सपोज मेरी जो अमाउंट मैंने एक्सेस पे की थी, अबाउट 25,000 कैश पे की थी, वो 5 लाख थी, बट उसने 10 लाख डिसअलाउ कर दिए। अब मेरे पास ग्राउंड क्या है यहाँ पर, कि जो कमिश्नर ने पॉइंट डिसअलाउ किया है वो गलत किया है, उसके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है, एविडेंस नहीं है। उसको मैं सारा डाटा प्रोवाइड किया है कि ये मेरे सैलरीज हैं, ये मेरी 25 प्लस मैंने बैंक के थ्रू पेमेंट की है, मैंने बैंक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड किए हैं, लेकिन फिर भी उसने डिसअलाउ कर। दिस इज ग्राउंड जिसकी बेस पर मैं अपील फाइल कर रहा हूँ कि जनाब ये डिसीजन में उसने पॉइंट लिखा है और ये पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये एविडेंस है, ठीक है, जिसकी बेस पर मैं क्लेम कर रहा हूँ एक चीज को, वो ग्राउंड्स में रीजन लिखते हैं कि मैं क्यों कमिश्नर रेवेन्यू या टैक्स ऑफिसर के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हूँ, जिसकी बेस पर मैं आपके पास अपील कर रहा हूँ। दूसरा ग्राउंड्स वो हमने अपने अपील के फॉर्म के साथ, फीस के साथ वो अटैच करना होगा। क्लियर? और जब हम अपील में जाते हैं तो हमने सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स के ऊपर ही बहस करनी होती है, उन्हीं को जस्टिफाई करना होता है, एविडेंस प्रोवाइड करना होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट चीज कि आपने अगर असेसमेंट हुई है, कौन सी असेसमेंट? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, ठीक है, तो उस केस में जो फीस है वो सारे पर्सन के लिए 5,000 है।
चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे एओपी है, चाहे कंपनी है। अब अदर देन अगर कोई इसके अलावा कोई अगर केस है, कोई डिसीजन आया है, उसके केस अगर आप अपील में जा रहे हैं, उस केस में कंपनी के लिए 5,000 फीस है, इंडिविजुअल एंड एओपी के लिए 2500 रुपये फीस है। एंड नेक्स्ट इज नो अपील शैल बी फाइल्ड इफ टैक्स पेयर हैज नॉट पेड टैक्स ड्यू। व्हाट इज दिस? अब आपका टैक्स पेबल था, ठीक है, और आपने टैक्स पे करेंगे तो फिर ही आप रिटर्न उस अपील फाइल कर सकते हैं। लेकिन इसमें फर्दर आपके पास ऑप्शन है स्टे का। आपको पता है कि पाकिस्तान में हर एक चीज का जल्दी से कोर्ट से स्टे ले लिया जाता है। हम बाकी कोर्ट के पास जाते हैं और स्टे ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपने स्टे ले लिया है तो फिर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी, फिर आप अपील फाइल कर सकते हैं, जब आप टैक्स पे नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे एफबीआर टैक्स रिकवर नहीं कर सकता कि आपके पास स्टे ऑर्डर है रेलेवेंट अथॉरिटी की तरफ से, कोर्ट की तरफ से। एक लिमिटेड नंबर ऑफ डेज मेंशन होते हैं। ये था हमारा भी अपील, हम अपील फाइल कर रहे हैं। जी नेक्स्ट क्या है? अपील शैल बी फाइल्ड वेयर द अपील ऑर्डर विद इन 30 डेज। हमने विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड, मंथ 37 टू। अब ये क्या है? एक है कि आपके अगेंस्ट ऑर्डर आया, कमिश्नर ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर किया, उस ऑर्डर में वो कहता है कि तैफूर साहब आपने 5 लाख रुपए क्या करना है, पे करना है। अब ये ऑर्डर डेट है। एक है ऑर्डर डेट, ऑर्डर इशूएंस डेट, एक है ऑर्डर सर्विस। जिस डेट ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ मेरी प्रीमिसेस पर, मेरे होम एड्रेस पर, जो मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस है एफपीआर के साथ, फिर जब ऑर्डर इशू हो गया तो सेक्शन 137(2) है, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, उसके अंदर आपको डिमांड नोटिस आता है। ये है ऑर्डर। उस ऑर्डर में मुझे बता रहा है कि मुझ पर ये पेनल्टी लगी है, मेरी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन की है रेलेवेंट ऑफिसर ने। अब इसके अंदर मुझे एफबीआर, जो रेलेवेंट ऑफिसर, एक ऑर्डर इशू करता है कि जनाब ये डिमांड नोटिस है। वो मुझे 7 दिन का, 8 दिन का पीरियड देता है, टाइम फ्रेम देता है कि जनाब तैफूर साहब आपने इन 8 दिनों में, इन 7 दिनों में ये जो 5 लाख रुपए है पे करना है। अगर आप पे नहीं करेंगे तो एफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफरेंट सेक्शंस हैं जो एफबीआर को ऑथोराइज करते हैं कि वो मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है और उसमें से पैसे निकाल सकता है। वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। तो ये है डिमांड नोटिस, ठीक है। अब वो कह रहा है कि डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, नॉर्मली ऑर्डर एंड डिमांड नोटिस जो रेलेवेंट ऑफिसर होता है एक ही डेट पर इशू कर देता है। जैसे ऑर्डर बनाया साथ ही डिमांड नोटिस इशू कर दिया, ठीक है। अब हो सकता है कि जो ऑर्डर डेट है वो 5 अगस्त है, 5 अगस्त हो, ठीक है। और जो मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है, ऑर्डर जो मुझे सर्व हुआ है, वो हुआ है 8 अगस्त को। 3 दिन बाद, नॉर्मली आपको पता है पोस्ट ऑफिस के टीसी पे 2-3 दिन लगते हैं। तो यहाँ पर आपने जो 30 दिन काउंट करने हैं, मैं अपील फाइल कर सकता हूँ विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पेनल्टी एक्सेट्रा। इन एनी, दिस इज फॉर असेसमेंट और पेनल्टी, ये इन दो केसेस में है। एंड इन एनी अदर केस विद इन 30 डेज ऑफ द सर्विस ऑफ इंटीमेशन ऑफ ऑर्डर। अब इस केस में मुझे ये डिमांड नोटिस देखना है। अब नीचे वाले केस में मुझे ऑर्डर देखना है। ऑर्डर जिस दिन मुझे सर्व होगा, पॉइंट 2 के अंदर जिस दिन मुझे ऑर्डर सर्व होगा, उस दिन से मुझे 30 दिन के अंदर क्या करनी है, कमिश्नर अपील को एप्लीकेशन क्या करनी है, फाइल करनी है। अगर ये टाइम पीरियड गुजर जाता है तो फिर मैं अपील फाइल नहीं कर सकता, मुझे पैसे जमा करवाने ही करवाने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पर कमिश्नर के पास, कमिश्नर अपील के पास अथॉरिटी है कि वो मे बी डिले अपील को एक्सेप्ट कर ले। उसके अगर मैं कुछ जस्टिफिकेशन देता हूँ कि जनाब मुझे ऑर्डर लेट सर्व हुआ, प्लानिंग, पॉसिबिलिटीज है पाकिस्तान में, ठीक है। अब उसमें अभी तक, अब आपका जो इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है, मतलब आप ऑनलाइन भी एप्लीकेशन या आपकी जो अपील है वो सबमिट कर सकते हैं। एफबीआर या बोर्ड 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 मीन एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, किसी सब्सिक्वेंट डेट पर कोई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है। जनाब आपने इस पोर्टल के थ्रू क्या करनी है, आज के बाद कमिश्नर अपील के पास आपने अपील फाइल करनी है। अब आपकी अपील आपने सबमिट करा दी 30 दिन के अंदर, ठीक है। अब आपका काम फिलहाल खत्म।
अब नेक्स्ट क्या होने, जो आपका कमिश्नर अपील है, वो आपको नॉर्मली क्या होता है जब आप अपील फाइल करते हैं, तो आपको रेलेवेंट अथॉरिटी क्या देती है, हियरिंग पर बुलाती है, जनाब आप दोनों पार्टी आए और आकर मुझे सबूत पेश करें, डिस्कस करें, बहस मुबैसा होता है, आप सबूत पेश करते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद आपका ऑर्डर आता है। तो दिस इज फॉर प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ अपील। जब अपील सबमिट हो गई, तो अब उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करने का, मतलब डिसीजन देने का, कंफर्म करेगी या नलिफाई करेगी, रिजेक्ट करेगी, क्या सीन है, वो क्या प्रोसीजर है, वो डिस्कस करते हैं। सेक्शन 120 अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑफ द ऑर्डिनेंस outlines the procedure for disposal of appeals in the following manner. The commissioner appeal shall give notice of the day fixed for the hearing. मतलब आपको एक नोटिस आएगा, आपको भी आएगा और रेलेवेंट कमिश्नर के पास भी जाएगा जिसने आपके अगेंस्ट ऑर्डर किया था, या रेलेवेंट टैक्सेशन ऑफिसर जिसने आपके अगेंस्ट ऑर्डर किया था उसके पास भी जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, उनको एक डेट फिक्स होगी, एक टाइम फिक्स होगा, आप उस डेट पे उस टाइम पे दोनों पार्टी क्या जाएंगी, कमिश्नर अपील के पास जाएंगी। अब कमिश्नर अपील के पास ये अथॉरिटी है, हम यहाँ पर डिस्कस किया था स्टे, देयर इज ए वर्ड ऑफ स्टे, यहाँ पर मेंशन उन्होंने नहीं किया, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि हो सकता है, लाइक मुझे डिमांड नोटिस आया जहाँ पर 5 लाख, 5 लाख रुपए डिमांड नोटिस ली, ठीक है। अब मैं अपील तो मैंने फाइल कर दी है, अब अपील मैंने फाइल की है ऑर्डर के अगेंस्ट, जो मेरे अगेंस्ट ऑर्डर आए, जो डिमांड नोटिस था, अब अगर डिमांड नोटिस के अगेंस्ट में स्टे नहीं लेता, तो विद इन 7 डेज 8 डेज अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगा, तो उसके बाद मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एफबीआर की जो कमिश्नर अपील है उसके डिसीजन आने तक मेरे अकाउंट से पैसे ना निकलें, तो मुझे लॉ ये ऑप्शन देता है कि मैं कमिश्नर अपील को एप्लीकेशन दूं। जैसे हम अपील करते हैं अगेंस्ट ऑर्डर, ठीक है, एक है अपील अगेंस्ट ऑर्डर, एक है अपील अगेंस्ट डिमांड नोटिस, लाइक दिस इज फॉर अपील फॉर स्टे। एक होती है एक हम फाइल करते हैं अपील फॉर स्टे कि हमें स्टे ऑर्डर मिल जाए कि हमारे अकाउंट से पैसे रिकवर ना किए जाए जब तक कमिश्नर अपील ऑर्डर नहीं दे देता। तो लॉ कहता है कि कमिश्नर अपील के पास अथॉरिटी है कि वो 30 दिन तक का स्टे दे सकता है, एग्रीगेट इकट्ठा 30 दिन का स्टे दे सकता है। अगर उसको लगता है कि यार फर्दर स्टे देना चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा भी दोबारा 30 दिन का स्टे दे सकता है। मीन्स जो कमिश्नर अपील है उसके पास 60 डेज का देने स्टे देने की अथॉरिटी है, कि मतलब मेरे अकाउंट से वो 60 दिन तक पैसे निकालने से मना कर सकता है। और जो ये अपील है, ये अपील उसने 180 डेज, लेट मी कंफर्म द नंबर ऑफ डेज, उसने वन डिसीजन ऑफ द अपील दिस शुड बी नंबर ऑफ डेज यहाँ पर मेंशन होने चाहिए, या जो डिसीजन देना है उसने उसने देना है 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। जिस दिन मैं अपील फाइल कर रहा हूँ उस डेट से 120 डेज के अंदर कमिश्नर अपील ने सारा प्रोसीजर कंप्लीट करके डिसीजन देना है। लेकिन ये 120 डेज फर्दर 60 डेज एक्सटेंड भी हो सकते हैं, मींस मैक्सिमम 180 डेज के अंदर उसने मेरी मेन अपील पर क्या देना है, डिसीजन देना है कि क्या जो टैक्स चार्ज मुझ पर एडिशनल हुआ है, जो कमिश्नर रेवेन्यू ने टैक्स ऑर्डर दिया था, क्या वो ऑर्डर ठीक है या गलत। तो मैक्सिमम 180 डेज है कमिश्नर अपील के पास। लेकिन जो रिकवरी का स्टे है वो मैक्सिमम वो 60 दिन का दे सकता है। ये 60 दिन अगर पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद कमिश्नर अपील के पास अथॉरिटी नहीं है कि वो मेरे रिकवरी रोके, रिकवरी के अगेंस्ट स्टे दे सके। जब ये 60 दिन पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद जो एफपीआर का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो मेरे अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, मेरे अकाउंट्स को फ्रीज कर सकता है। तो फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है, कमिश्नर अपील से जो अपर फोरम है वो है आपका एपलेट ट्राइब्यूनल, मैं उसके पास जा सकता हूँ और उनसे मैं स्टे ले सकता हूँ। हालांकि मेरी जो मेन अपील है, जो मेरा मेन केस है, अभी तक वो कमिश्नर अपील के पास है, क्योंकि कमिश्नर अपील के पास 6 महीने है डिसीजन देने के मेन अपील के ऊपर। लेकिन जो स्टे है वो 60 दिन का दे, 60 दिन का वो दे सकता है मैक्सिमम। तो मैं 60 दिन के बाद मैं स्टे के लिए कहाँ चला जाऊंगा, एपलेट ट्राइब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के पास चला जाऊंगा। दिस इज हाउ प्रैक्टिकली थिंग्स वर्क्स। सो द नेक्स्ट इज, हम कहाँ पर थे, हम यहाँ पर थे।
तो अगर मुझे यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, मुझे स्टे मिल गया 30 दिन का, 30 दिन का, 60 दिन का मिल गया। अब कमिश्नर क्या कर सकता है, एडजर्न कर सकता है, मुझे नई हियरिंग दे सकता है, ठीक है। और जो 180 डेज हैं, द नेक्स्ट इज, और मैंने भी क्या डिस्कस किया था कि आपने क्या करना है, ग्राउंड फाइल करने होते हैं अपील एप्लीकेशन के साथ। तो अगर कमिश्नर को लगता है बाद में कि यार इसमें कोई गलती है और ये गलती बाई मिस्टेक हो गई है, कुछ चीज़ उन्होंने ओमिट कर दी है, तो वो अपीलेंट को, एग्रीव पार्टी को, टैक्स पेयर को कह सकता है कि जनाब आप रिवाइज ग्राउंड फाइल करें। उसके बाद अथॉरिटी है, वो रिवाइज ग्राउंड की आपको ऑप्शन दे सकता है। सिंपल ये सारी गपशप लिखी हुई है, कोई मसला मसाइल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि लॉ कहता है कि आप कमिश्नर अपील के पास टैक्स पेयर सिर्फ वही एविडेंस, वही डॉक्यूमेंट्स लेकर जा सकता है जो उसने कमिश्नर रेवेन्यू को दिखाए थे जब उसकी वो असेसमेंट कर रहा, ठीक है। अगर जो डॉक्यूमेंट्स मैंने उसको दिखाए थे, उस पर उसने असेसमेंट दी थी, तो सिर्फ मैं वही डॉक्यूमेंट्स क्या कर सकता हूँ, कमिश्नर अपील के सामने प्रोड्यूस कर सकता हूँ एज एविडेंस। जनाब मैंने ये डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, आपको भी मैं वही दिखा रहा हूँ, मेरे पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, बट उसने कंसिडर नहीं की। आप काइंडली इसको कंसिडर करें, इनको वेरीफाई करें, एंड मेरे हक में, मेरी favor में आप डिसीजन दे दें। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट है। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका डिसीजन ऑफ अपील। डिसीजन ऑफ अपील किस तरह से हो सकती है, इन डिस्पोजिंग ऑफ एन अपील द कमिश्नर अपील्स मे मेक एन ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या करेगा, कमिश्नर अपील के पास क्या ऑप्शन है कि वो कहेगा जनाब जो कमिश्नर रेवेन्यू का ऑर्डर है उसको मैं कंफर्म करता हूँ, मीन्स मैं उसके ऑर्डर के साथ 100% एग्री करता हूँ, ठीक है। सेकंड उसके पास ऑप्शन क्या है कि मैं क्या कहता हूँ, वो उसके ऑर्डर को मॉडिफाई कर दे। अब कमिश्नर अपील के ऑर्डर मॉडिफाई करने का क्या मतलब है, वो कहते हैं कि जनाब जो 5 पॉइंट उसने निकाले थे, लाइक उसने 5 एक्सपेंसेस अलाउ किए हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ इनका फ्रॉम बिजनेस है, सेक्शन 21 आप अपने माइंड में लाएं, इन डिविजिबल एक्सपेंसेस। उसमें वो क्या क्या कहते हैं, उसमें वो कहते हैं कि आपकी जो पेमेंट्स हैं 25 प्लस की, एक्सपेंसेस की, एंड आपका अगर टोटल बैलेंस ऑफ अमाउंट लेजर वो 2,50,000 प्लस है, ठीक है, एक्सीड करते हैं, तो हर फिगर इंडिविजुअल पेमेंट जो 25,000 प्लस की आप कैश में करेंगे आपको डिसअलाउ हो जाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका क्या है, कैश पेमेंट है सैलरी की, वो 25,000 प्लस आपने की हुई है, ठीक है। फिर वो कहता है कि आपने कुछ डिस्काउंट किए हैं जो कि अब इलीगल है, अगर आप बिजनेस नॉर्म्स में नहीं है, आपको डिसअलाउ कर देते हैं। आपके कोई बैड डेट आपने आपने प्रोविजन क्लेम की है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है, वो आपको डिसअलाउ कर देता है। अब ये 4 पॉइंट्स है। अगर वो कमिश्नर अपील चारों के चारों मान लाता है, कहता है कि जनाब जो ऑर्डर कमिश्नर रेवेन्यू दिया है मेरा वही ऑर्डर है, उसको हम क्या कहते हैं, कंफर्म। कमिश्नर अपील ने क्या किया, ऑर्डर कंफर्म कर दिया। अब सेकंड ऑप्शन है मॉडिफाई। वो कहते हैं कि जनाब जो ये वाला पॉइंट है ये बिल्कुल ठीक है, प्रोविजन वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, डिसअलाउ होनी चाहिए क्योंकि वो लॉ आपको अलाउ नहीं करता। जो सैलरीज हैं वो कमिश्नर रेवेन्यू को गलती हो गई है, जो कैश सैलरी प्लस 25,000 प्लस की है वो सारी बैंक के थ्रू पेमेंट की हुई है, और जो 25 बिलो 25,000 है वो कैश से पेमेंट की है, दोनों जो कि लॉ अलाउ करता है। इसलिए जो ये वाला पॉइंट है, ये मैं पॉइंट डिलीट करता हूँ, मीन कि इस पॉइंट की वजह से जो एक्स्ट्रा टैक्स पड़ रहा था वो खत्म। अब यहाँ पर वो 3 पॉइंट से एग्री कर रहा है, एक पॉइंट को वो नलीफाई कर रहा है, डिलीट कर रहा है, कह रहा है कि ये पॉइंट गलत है, ये डिसीजन पॉइंट ऑर्डर में जो पॉइंट था इसको बेस के मैं अगेंस्ट हूँ। इसको हम कहते हैं मॉडिफाई, मतलब वो ऑर्डर को मॉडिफाई करके ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। द थर्ड वन इज अनल, मीन कि वो कहता है कि जनाब जो कमिश्नर रेवेन्यू ऑर्डर दिया है वो पागल है, उसको पता ही नहीं है क्या क्या टैक्स लॉ क्या कहता है, इसलिए जो ऑर्डर उसने दिए मैं सारे के सारा नलिफाई कर देता हूँ, मतलब फारिग। अब आपने 1 रुपया पे नहीं कर, अब आपके अगेंस्ट 100% केस आपकी फेवर में आ गया, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर, तीन डिफरेंट टाइप के ऑर्डर आपको क्या देता है, कमिश्नर आपके ऑर्डर इशू कर रहा होता है। मैं पहले पे टाइम से ज्यादा लगा रहा हूँ, बाकी सारे जो है वो सेम प्रोसीजर है, सेम चीज है, उसमें कोई डिफरेंट चीजें नहीं है, ठीक है। टाइम लिमिट चेंज चेंज हो जाती है, यहाँ पर 30 दिन थे, ATIR में 60 दिन हो जाएंगे, हाई कोर्ट में अपील के 90 दिन हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील के 120 दिन हो जाएंगे, ठीक है। बाकी चीजें सारी सेम, आपने फीस पे करनी है, आपने नोटिस होने के बाद करना है, हियरिंग स्टार्ट होगी, आप जाएंगे, दूसरी पार्टी जाएगी, ग्राउंड्स आप सबमिट करवाएंगे, ठीक है। जब ATIR ऑर्डर देगा तो क्या करेगा, या तो कंफर्म करेगा, या मॉडिफाई करेगा, या अनल कर देगा, ठीक है। सेम फॉर हाई कोर्ट, सेम फॉर सुप्रीम कोर्ट, मतलब चीजें सारी रिपीट हो रही हैं। जो चीज उसमें नहीं होगी
उसमें मैं फोकस करूँ। अच्छा जी। सो दिस वाज लाइक, ये मेरा ऑर्डर आ गया। उसके अलावा कोई अदर केस है अदर देन असेसमेंट, दिस इज फॉर असेसमेंट एंड पेनल्टी। ठीक है। इसमें जैसे कमिश्नर चाहे उस तरह का वो ऑर्डर कर सकता है। क्लियर। वो क्या हम कह देंगे, रिफंड, रिफंड के अगेंस्ट ऑर्डर है। ठीक है ना, मैंने रिफंड के लिए अप्लाई किया था, कमिश्नर रेवेन्यू रेवेन्यू ने वो रिजेक्ट कर दिया है, तो उसके अगेंस्ट में ऑर्डर में चला जाता है। वो असेसमेंट नहीं थी। ठीक है ना। तो उसमें जो ऑर्डर कमिश्नर दे देगा, कमिश्नर अपील की अपनी मर्जी जिस तरह से ऑर्डर दे दे, जो लिख कर दे। ठीक है ना, उसमें वो स्पेसिफिकली नहीं है। लेकिन जो पहला असेसमेंट वाला होगा, उसमें वो ये तीन चीजें करेगा, या तो कंफर्म करेगा, या मॉडिफाई करेगा, या अनल करेगा। कंफर्म करेगा भी तो रीजन देगा, डिटेल्स रीजन देगा। अनल करेगा तो डिटेल रीजन रीजन देगा क्यों वो अनल कर रहा है। ठीक है। क्यों उसको लग रहा है कि कमिश्नर रेवेन्यू ने गलतियां की हैं, और क्या एविडेंस उसने से देख ली है जो कि कमिश्नर रेवेन्यू नहीं देख सकता था। ठीक है। मॉडिफाई करेगा तो जो पॉइंट्स वो डिलीट कर रहा है उनकी वो जस्टिफिकेशन देगा। क्लियर। दिस इज मतलब ऑल अबाउट जो चल रहा होता है, प्रैक्टिकली वैसे ही हो रहा होता है। अब क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, मैं आपको ऑर्डर दिखा नहीं सकता। ठीक है ना, मैं आपको पीएस के डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूँ, जो पीएस के जो ऑर्डर, पीएस का जो ऑर्डर होता है। बट चीजें ऐसी चल रही होती हैं। आई थिंक मैं इसको जितना सिंपल या इजी वे में एक्सप्लेन कर सकता था, मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाकी इसमें गप्पे लगी हुई हैं, ठीक है, तो कोई मसला मसाइल नहीं है। अगर आपको कोई मसला इसमें हो रिमेनिंग में, आप पढ़ लीजिएगा, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो दिस इज हाउ यूर कमिश्नर अपील्स अपील वर्क्स। एंड नेक्स्ट इज आपका एपलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है। अब एपलेट ट्रिब्यूनल एक सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट इदारा है। जस्ट लाइक हम कहते हैं कि एक सेपरेट कोर्ट है। वो सिर्फ टैक्स पर्पज के लिए बनाया गया है। इसके अपने रूल्स हैं, इसका अपना लॉ है। इसकी एक बेंच बनता है। ठीक है। अब उस बेंच में आपके जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। ठीक है। जुडिशियल मेंबर होते हैं, और आपके अकाउंटेंट मेंबर होते हैं। ठीक है। अब जुडिशियल मेंबर कौन बन सकते हैं? एक ट्रिब्यूनल का जो बेंच होता है, बेंच मीन नंबर ऑफ पर्सन जो बैठकर डिसीजन देते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का बेंच, लार्जर बेंच, स्मॉलर बेंच, दो दो जजेस का बेंच, थ्री जजेस का बेंच। ठीक है। जिस बेंच बनते हैं। अब उस बेंच में जुडिशियल पर्सन होते हैं एंड अकाउंटेंट मेंबर होते हैं, जुडिशियल जुडिशियल मेंबर्स एंड अकाउंटेंट मेंबर्स। अब जुडिशियल मेंबर कौन अपॉइंट हो सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट, अगर आप बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, जब आपको जो कैफ 4 है बिजनेस लॉ का जो पहला चैप्टर है लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, उसमें मेंशन्ड है कि कौन कब आपका हाई कोर्ट का जज बन सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, वो पर्सन जो एलिजिबल है टू बिकम जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो जुडिशियल मेंबर बन सकता है। विद पॉइंट वन, हैज एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है। एंड इज क्वालिफाइड टू बी जज ऑफ ए हाई कोर्ट, तो उसको आप जुडिशियल मेंबर बना सकते हैं एपलेट ट्राइब्यूनल। नेक्स्ट वन इज और is or has been an advocate of high court and is qualified, like advocate high court भी आपका हाई कोर्ट जज बन सकता है। उसका क्राइटेरिया है, वो क्या है, आपके टैक्स एंड सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन बन सकता है। अब कौन हाई कोर्ट का जज बन सकता है, उसके लिए आपको बिजनेस लॉ जो B4 है, सॉरी कैफ 4 है, चैप्टर 1, वो उस सब्जेक्ट के लिए आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको पता हो कौन बन सकता है जुडिशियल मेंबर। सो थोड़ा सा पॉइंट। अब है अकाउंटेंट मेंबर। अब अकाउंटेंट मेंबर कौन बन सकता है? पहला है कि एफबीआर का चीफ कमिश्नर रैंक का बंदा। चीफ कमिश्नर रैंक का जो रैंक होता है वो आपका 21वां स्केल होता है, 21st स्केल। ये आपके सीएसपी होते हैं, कमिश्नर चीफ कमिश्नर मीन ये सेक्रेटरी लेवल का बंदा होता है, जो कि एफबीआर का बोर्ड में बैठता है, बोर्ड मेंबर होते हैं नॉर्मली, चीफ कमिश्नर होते हैं। ठीक है। या कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। इनमें से कोई भी अपॉइंट हो सकता है, कोई एक खास नहीं, कोई भी अपॉइंट हो सकता है। उसमें से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैप के मेंबर, जिसको एटलीस्ट 10 years का एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिस एज ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको 10 साल हो गए हो, वो भी अकाउंटेंट मेंबर अपॉइंट हो सकता है। मींस एफसीए कैन बी अपॉइंटेड एज अकाउंटेंट मेंबर ऑफ एपलेट ट्राइब्यूनल। सिमिलरली जो आपका आईसीएमए है, उसके जो एफसीएमए है, आपके जो फेलो मेंबर्स जो आपके हैं, ठीक है, वो उनका भी 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो क्या हो सकते हैं, एपलेट ट्राइब्यूनल के मेंबर्स अपॉइंट हो सकते हैं। क्लियर। दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स। और नेक्स्ट इज सिंपल गप्पे शप्पे हैं, आपने पढ़ लेना, मसला कोई नहीं है। ठीक है। अब इसमें लॉ क्या कह रहा है, जो आपका जो बोर्ड बेंच बनेगा, ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 3 मेंबर्स का बेंच है, चार लेट्स सपोज 4 मेंबर का बेंच है। अगर चार हैं, ठीक है, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, तो दोनों मेंबर्स इक्वल होंगे। 3 अकाउंटेंट होंगे,
अकाउंटेंट मेंबर्स होंगे, 3 जुडिशियल मेंबर्स होंगे अगर 6 हैं, ठीक है। अगर 5 हैं तो 3 ये होंगे, 2 ये होंगे, 2 ये होंगे, 3 ये होंगे। ये नहीं हो सकता कि 5 के बेंच में 4 एक साइड से हो और दूसरा साइड से एक हो, मीन 4 अकाउंटेंट हो, 4 अकाउंटेंट नहीं हो सकते 5 में, एंड एक जज नहीं हो सकता। मीन्स अगर आपके ऑड नंबर्स हैं तो उस केस में वन साइड का सिर्फ एक ज्यादा हो सकता है। दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, यू कैन रीड। तो दिस इज आई थिंक इससे ज्यादा इजी वे में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको लगता है इसी इजी वे में एक्सप्लेन किया जा सकता है तो आपने मतलब कमेंट में जरूर बताना है। द नेक्स्ट थिंग इज ओके, इसमें सिंपल चीज है, मीन कि आपका नॉर्मली जो बेंच होता है वो 2 मेंबर्स का होता है। 2 मेंबर्स बैठकर क्या करते हैं, डिसीजन करते हैं। उनमें से एक होता है आपका अकाउंटेंट मेंबर, ठीक है, एक आपका होता है जुडिशियल मेंबर। लेकिन जो चेयर पर्सन है, जो एक ट्रिब्यूनल अपने ट्रिब्यूनल को हेड कर रहा होता है, जो अपने ट्रिब्यूनल का चेयरमैन होता है, उसके पास ये इख्तियारात हैं कि वो किसी सिंगल मेंबर बेंच भी बना सकता है, सिंगल मेंबर बेंच भी बना सकता है कि वो जिन केसेस का डिसीजन कर सकता है। लेकिन सिंगल मेंबर बेंच मैक्सिमम कितनी अमाउंट का, अगर टैक्स पेबल है, अमाउंट इन्वॉल्व है, टैक्स रेवेन्यू इन्वॉल्व है, तो वो डिसीजन कर सकता है। अगर 1 मिलियन या उससे कम अमाउंट का टैक्स रेवेन्यू इन्वॉल्व है तो सिंगल मेंबर बेंच भी क्या कर सकता है, डिसीजन दे सकता है उस केस के ऊपर, ठीक है। ये चीजें आपने डिस्कस कर लेनी है। अगर 2 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, 4, 2 और 2, और 2 कहते हैं जी हम इस ऑर्डर को रिजेक्ट करते हैं, 2 कहते हैं हम ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ गया, दो का वोट बराबर हो गया, तो वो वाला केस कहाँ चला जाएगा, जो चेयर पर्सन होगा ट्रिब्यूनल का, वो उस पर डिसीजन पे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर मेंशन है, आपने पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट इज सेम, आपने क्या करनी है, अपील फाइल करनी है, कितने दिनों के अंदर आपने अपील फाइल करनी है, यहाँ पर मेंशन होगा विद इन 60 days शुड बी मेंशन्ड हियर। एक्सपिरेशन ऑफ द 60 days, ठीक है। अब ओके, आपने क्या कब अपील फाइल करनी है, आपने 60 डेज के अंदर आपने क्या करनी है, जैसे ये लिखा है, विद इन 60 days ऑफ द सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर अपील। जिस दिन कमिश्नर अपील का ऑर्डर आपको सर्व होगा उस डे से 60 डेज के अंदर आपने क्या करनी है, अपील फाइल करनी है। एंड सेम प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स आपने ग्राउंड पे अटैच करनी है, एंड आपने फीस जमा करानी है, एंड एवरीथिंग सेम जो हमने पहले डिस्कस किए हुए। एंड फिर यहाँ पर मेंशन है कि अगर आपने जो आपका है क्या नाम है, एपलेट ट्राइब्यूनल, वो आपको 160 डेज का स्टे एक दफा दे सकता है, एंड फिर दोबारा आपको 168 का डेज का 180 डेज का आपको फर्दर स्टे भी दे सकता है। मीन्स कि आपको टोटल वो 1 ईयर का स्टे दे सकता है। क्लियर। 180 डेज, अगर अगर आपके 180 डेज पूरे हो जाते हैं उसके बाद आप कहाँ जाएंगे स्टे के लिए, आप हाई कोर्ट के पास जाएंगे स्टे के लिए। यहाँ पर सेम वही बातें लिखी हुई हैं कि आपको हियरिंग का नोटिस आएगा, आप जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एक्स पार्टी क्या होती है, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, लेट्स सपोज आप हियरिंग का नोटिस आया है, आप हियरिंग पे गए ही नहीं, तो ये बड़े सख्त लोग होते हैं, बड़े कहते हैं कि जनाब हम, एक जज बैठा हुआ है, 2 बंदे जज बैठे हुए हैं, केस को उन्होंने टाइम दिया हुआ है, और जिस बंदे ने अपील फाइल किया वो खुद ही नहीं आया, तो वो गुस्सा कर जाती हैं और एक्स पार्टी डिसीजन दे देते हैं, मतलब 1 साइडेड। और जो मतलब अगर मैंने अपील की हुई है, मैं गया ही नहीं हूँ, ऑटोमेटिकली जो पहले वाला ऑर्डर हुआ होगा उसी को क्या कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। यहाँ पर सेम ऑर्डर कंफर्म होगा, मॉडिफाई होगा, नल होगा, ठीक है। तो सेम चीजें लिखी हुई हैं, आपने पढ़ लेनी है, तो कोई मसला मसाइल नहीं। नेक्स्ट आपका क्या है, हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के आप सामने क्या, कब पिटिशन आपने फाइल करनी है, दिस इज विद इन 90 डेज। अब देखें, कमिश्नर अपील की लिमिट क्या है, 30 दिन फ्रॉम सर्विस ऑफ नोटिस फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है। एंड ट्रिब्यूनल के अंदर आपने कब अपील फाइल करनी है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ ATIR, सॉरी कमिश्नर अपील्स। एंड हाई कोर्ट के सामने आपने कब कब अपील फाइल करनी है, विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ ATIR। दिस इज हाउ, लाइक सिंपल चीजें हैं, वही डिस्कस की हुई है, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है, मैंने सारा डिटेल में पढ़ा है। जो आपको एक मतलब आपको एक बेस बनानी थी इस चैप्टर के लिए, वो आपको मैंने कमिश्नर अपील वाला डिटेल में डिस्कस करा के बता दिया, ठीक है।
जैसे सुप्रीम कोर्ट में कब आप अपील फाइल कर सकते हैं, सारा कुछ इसमें सारा कुछ मेंशन्ड है, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ पर अगर आपकी ये है कि आपने एक जो है आपका अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वो कब और किसने फाइल करना है, ठीक है, मतलब क्या प्रोसीजर है उसका। अब मैं एग्रीव्ड पर्सन हूँ, मेरे ऊपर उन्होंने मुझसे टैक्स डिमांड की हुई है। अब मैंने ATIR का डिसीजन मेरे अगेंस्ट आ गया, मेरे पास कमिश्नर पीर का जो डिसीजन है वो मेरे अगेंस्ट आ गया था। ATIR का डिसीजन मेरे अगेंस्ट आ गया था, अब मैं हाई कोर्ट में हूँ। वहां से मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नजर नहीं आ रहा, मुझे को मतलब पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं आ रही, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो मैं कहता हूँ कि यार पैसा वैसे वकीलों को दे रहा हूँ, इनको भी देना है, क्यों ना बैठ के गपशप लगाएं, चाय शाय पिए और इशू को रिजॉल्व करें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोर्ड को मीन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या क्या करता हूँ, मैं एप्लीकेशन फाइल करता हूँ एग्रीड एज एन एग्रीड पार्टी कि जनाब आप, मैं उसमें प्रपोजल देता हूँ कि जनाब मैं इतनी अमाउंट देने के लिए विलिंग, ठीक है, जो चीजें बनती हैं, जो भी हिसाब किताब होगा सारा बात बड़े लेवल की बात है, इंक्लूडिंग एन ऑफर ऑफ टैक्स पेमेंट, ठीक है, जो कि बाद में फिर मैं उससे पीछे नहीं हट सकता। इसमें चीजें ये आपने अपने माइंड में रखते हैं। अब यहाँ पर बोर्ड को जब एप्लीकेशन रिसीव होगी तो बोर्ड एक कमेटी बनाएगा विद इन 45 डेज ऑफ रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन। अब उस बोर्ड की कमेटी के अंदर ये मेंबर शामिल, एक तो है कि चीफ कमिश्नर तो होगा ही होगा। कौन सा चीफ कमिश्नर? जिस ऑफिस का वो केस है, लाइक मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद, चलो आप लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं या कराची, जहाँ से भी हैं, FBR के ऑफिस होते हैं, एक होता है LTO लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस, ठीक है, एक होता है आपका CTO कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस, एक होता है आपका RTO रीजनल टैक्स ऑफिस। एंड हर ऑफिस का, लाइक इस्लामाबाद में एक CTO है कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस, इस्लामाबाद में एक RTO है रीजनल टैक्स ऑफिस, इस्लामाबाद में एक LTO है आपका लार्ज पेयर्स टैक्स ऑफिस, सेम इन लाहौर, सेम इन कराची। रावलपिंडी में RTO है, मुल्तान में RTO है, फैसलाबाद में RTO है। डिफरेंट जो मतलब रीजन है, रीजनल, उन रीजन में कुछ सिटीज उन्होंने डिवाइड किए होते हैं। हम कह दें कि डिवीजन, हर डिवीजन में एक RTO होता है, रीजनल टैक्स ऑफिस होता है, ठीक है। तो हर RTO का, हर CTO का, हर LTO का एक चीफ कमिश्नर होता है जो पूरे उस रीजनल टैक्स ऑफिस का हेड होता है। मीन्स अगर मैं आई बिलोंग टू मियाँ वाली, तो मेरा जो RTO है वो सरगोदा है। लेट्स सपोज अगर मेरे ऊपर कोई ऐसा मसला बनता है, मैं जाता हूँ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर, तो जो कमेटी बनेगी उसमें जो RTO सरगोदा का जो चीफ कमिश्नर है वो उस कमेटी का मेंबर होगा ही होगा, ये कंफर्म है, ये तो बात डन है। बाकी कमेटी मेंबर्स में से कोई, इनमें से कोई मेंबर बन सकता है कमेटी मेंबर, लेकिन वो मैंने नॉमिनेट कर, वो मुझे ऑप्शंस देंगे, मैं नॉमिनेट करूंगा, हाँ जी ये वाला बंदा आप कमेटी का मेंबर बना। फिर लोग कहते हैं अगर अबव में क्लासेस में से मेंबर्स में से मेंबर नहीं बन सकता, इन A से D तक में से कोई मेंबर पॉइंट नहीं होता हमारे म्यूचुअल कॉन्सेंट से, तो मैं कोई मेंबर प्रपोज कर सकता हूँ जो कि इस काबिल हो, एलिजिबल हो कि वो अपॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो वो अपॉइंट हो जाएगा उस कमेटी के मेंबर। उसके बाद गपशप होगी, जो जहां पर भी मेरा केस होगा, मैंने फाइल किया होगा या FBR रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने फाइल किया होगा, हमने वो केस विड्रॉ करना है। वो विड्रॉल का नोटिस ऑर्डर क्या किसको जमा कराना है? मैंने बोर्ड को जमा कराना है, ठीक है। अगर मैं वो मेरा विड्रॉ नहीं कराऊंगा जब तक, तब तक कमेटी ऑपरेट करना स्टार्ट नहीं करेगी। सारा कुछ बातें मेंशन है यहाँ पर, अपने बस सिर्फ पढ़ लेनी है, यहाँ पर डेज भी मेंशन है। तो दिस इज हाउ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वर्क्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, लाइक सिंपल है, आपने पढ़ लेना है, कोई मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसमें सिर्फ बातें वही लिखी हुई जो आपको मैं वर्बली बता रहा हूँ। और अब आपको इतना मैं समझ रहा हूँ कि सारी बेस चैप्टर के स्टार्ट से अगर आप प्रॉपरली पढ़ते आ रहे हैं, इस वीडियो पूरी आप देख रहे हैं, तो अब आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इस चैप्टर की कि अब आप खुद भी रीडिंग करेंगे इस चैप्टर की बुक से तो आपको इजी चीजें समझ आ जाएंगी। फिर भी कोई मसला होगा तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के अबाउट अबाउट सेक्शन में मेरा व्हाट्सएप करनी है, मेरा फेसबुक, मेरी इंस्टाग्राम, मेरी लिंक्डइन लिंक वो कनेक्टेड है। आप वहां से भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं मुझे वहाँ। अच्छा, फिर ये एक पॉइंट है, ठीक है, अब आप इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। आपने सिर्फ जो ये वाला टेबल है ये आपने क्लैम कर, इसमें से वो क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि
जब आप पीछे पढ़ रहे होंगे उसमें पॉइंट मेंशन है, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर कमिश्नर अपील कहता है, अगर ATIR कहता है, अगर हाई कोर्ट सॉरी ऑर्डर देता है कि जनाब आप इस जो असेसमेंट आपने, कमिश्नर रेवेन्यू को कहता है जो आप असेसमेंट ऑर्डर दिया था इसको आप रिवाइज करो क्योंकि जो आपका जो टैक्स पेएबल है ज्यादा बनता है, तो वो तब कितने दिनों में किस तरह से वो ऑर्डर रीअसेसमेंट ऑर्डर इशू हो सकता है, वो यहाँ पर सारा मेंशन्ड है। ठीक है, तो दिस इज आई थिंक चैप्टर हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है, चैप्टर नंबर 16। इसके बाद हमारी जो है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है, ये टैक्स पे होता है। ठीक है, जिसने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड करने होते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, चैप्टर 16 एंड हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अब चैप्टर 4 के जो टॉपिक्स कुछ मेंशन है, तो सॉरी मिसिंग है, नॉर्मल टैक्सेबल रिजीम, फाइनल टैक्सेबल रिजीम एंड मिनिमम टैक्स रिजीम, सॉरी नॉर्मल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम, मिनिमम टैक्स रिजीम। कुछ कॉमन रूल्स में मिस पेंडिंग है, जैसे कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है, अपॉर्चमेंट ऑफ डिडक्शंस क्या होती है, कुछ चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस करनी है। फिर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज का कुछ बिजनेस हैं जो वुमेन एंटरप्राइज, आप कुछ उन्होंने सेक्शन ऐड किया हुआ पॉइंट, वो रहता है। उसके बाद हमारा एक दफा इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा, फिर सेल्स टैक्स है, इसको हम क्विक रिवीजन टाइप कवर करेंगे क्योंकि इस टाइम पे आज क्या डेट है, अगस्त है, सितंबर में आपके पेपर है। तो आई होप कि आपने कहीं ना कहीं लेक्चर लिए हुए होंगे। क्विक रिवीजन के लिए चीजें आपस में लिंक करेंगे, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे आपने इसको टैकल करना। ठीक है जी, आई होप ये मैंने काफी इजी करके आपको एक्सप्लेन किया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आपने लाजमी पूछना है। अगर आपको पसंद आया तो आपने लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब भी जरूर करना है और कमेंट भी जरूर करना है। थैंक यू सो मच।